और विपक्ष को पूरा मौका मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने का। इसका मतलब सीधे है कि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जो 2014 में हुआ करती थी। जी बिल्कुल। आप जो दबाव बनाते हैं उसमें बीच में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। सम्राट चौधरी अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, लेकिन ये अकेले दम पे नहीं होता है, सामूहिक एफर्ट लगता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। स्वागत है दोस्तों स्पेशल स्टोरी के आज के कड़ी में भारत लाइव पे आपका। कुछ खटपट की बू आ रही है। 6 महीने की सरकार है, लगभग 6 महीने। नीतीश जी एक्स हुए, सम्राट चौधरी जी शासन में आए। क्या नीतीश जी का रोल समाप्त हो गया पूर्णतः? सम्राट जी जिनसे जनता की अपेक्षाएं काफी खरी थी, क्या वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर रहे हैं? एक अलग फैक्टर, चिराग पासवान जी भी एनडीए में है और चौथी कड़ी में प्रशांत किशोर जी या विपक्ष कह लीजिए एनडीए पे नजरें गड़ाए हैं कि कहीं से कुछ धागा मिले तो सिरा खींचने का मौका मिले। आज के स्पेशल स्टोरी की कड़ी में जानते हैं कि क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, या फिर क्या सरकार भी सफल हो सकता है, या फिर सब कुछ ऐसे ही पटरी पे चलता रहेगा। बाबा प्रणाम। ये जो मैंने पूछा, कहीं से कुछ धुआं उठती है तो कुछ गंध सी आती है, तो बात उठती है बाबा। निशांत जी, ये आपके अंदर ही नहीं है, ये कोलाहल जो है वो बिहार ही नहीं देश भर में है कि आखिरकार होगा क्या जी। क्योंकि देखिए, बिहार में भले ही एक सीट का चुनाव हुआ हो, लेकिन जब कोई मजबूत किला ढहता है तो उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद जो मैं लगातार कई दिनों से इस बात को कह रहा हूं, मुझे अंदाजा था कि नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद, जब अप्रैल में नीतीश जी ने बिहार की गद्दी छोड़ी और सम्राट चौधरी के हाथ में सौंपा, तो सब कुछ सहज लग रहा था। हालांकि विपक्ष ने कई बार यह प्रयास किया कहने का कि जो कुछ भी हुआ है वो जबरदस्ती कराया गया है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि नीतीश कुमार जी ने एक मौका दिया था, और तब मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि 100 दिन वेट कीजिए। नीतीश कुमार 100 दिन, विपक्ष करे चाहे नहीं करे, नीतीश कुमार जी 100 दिनों तक इस सरकार को देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे। इस बीच नीतीश कुमार जी दिल्ली गए, मानसून सत्र दिल्ली में चला, लगभग 18-19 दिन का, 3 सप्ताह के आसपास वो सदन चला। उस सदन में 2 लोग मिसिंग थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सदन मिस कम करते हैं, और गृह मंत्री जो दोनों सदन में किसी को बोलने नहीं देते हैं। ये दोनों गायब रहे और विपक्ष को पूरा मौका मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने का। और इसी बीच में 2-3 कड़ियां और जुड़ गई। आपने आंदोलन देखा होगा कॉकरोच का, युवाओं का आंदोलन था, शिक्षा मंत्री को लेकर के आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, ये सभी चीजें हमने देखा। इसका मतलब सीधे है कि भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जो 2014 में हुआ करती थी। जी बिल्कुल। 2019 वाली भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और 2024 वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैसाखी पर है। बिल्कुल। और जब भी आप बैसाखी पर होते हैं तो कभी भी आपके उलटने पलटने का चांस बना रहता है, क्योंकि आप दूसरे के सहारे पर होते हैं। और वो बैसाखी कब छटक जाए, कब टूट जाए, ये हमेशा शंका बनी रहती है। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक चर्चा करने के लिए हम मजबूर हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि हम पत्रकार हैं, हम चीजों को कुछ अलग अलग अंदाजा से देखते हैं। जैसे सोनार जो है कसौटी पे सोना को रख करके कसता है कि वो कितना कैरेट है, हम भी राजनीतिक जो होती है उस राजनीतिज्ञों को कसौटी पर रखते हैं, उनके बयानों को रखते हैं, और तब ये अंदाजा लगाते हैं, कोशिश करते हैं ये बताने की, समझने की, और लोगों को समझाने के लिए भी, जिनको अंततः फैसला करना होता है कि
सरकार किसकी बढ़ेगी, किसकी बनेगी, उसका हालांकि वोट एक ही बार आप देते हैं, 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप जो दबाव बनाते हैं उसमें बीच में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी को आपने 5 साल के लिए दिया 2015 में, 2010 में दिया, वो 5 साल कंटिन्यू नहीं कर पाए, 2013 में साथ छोड़ दिया, 2015 में आपने दिया, 2017 में उन्होंने साथ छोड़ दिया, 2020 में आपने दिया, 2022 में साथ छोड़ दिया। तो 5 साल के लिए आपने दिया जरूर, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें सत्ता पर बैठे लोगों को यह फैसला करना होता है कि आखिर हो क्या रहा है। यह परिस्थिति एक बार फिर से बनी है जी। उसके पीछे का कारण है सम्राट चौधरी कहीं से नहीं। सम्राट चौधरी अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बहुत अच्छी चीज है कि ये अकेले दम पे नहीं होता है, सामूहिक एफर्ट लगता है। एक मुख्यमंत्री को उसका मंत्रिमंडल मिलता है जिसमें केंद्र में भी 60 से अधिक लोग साथ देते हैं, अलग अलग विभागों को देखते हैं, और राज्यों में भी लगभग यही स्थिति है, राज्यों में भी यही सब कुछ होता है। और ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनका टीम जो है वो कितना कारगर साबित होता है। सम्राट अपने काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं लाए हैं, जिस तरह से उनको करना चाहिए, कैबिनेट की मीटिंग से लेकर के कैबिनेट में फैसले कराने से लेकर के जो उन्होंने वादा किया है उस पर खरा उतर रहे हैं। यहां तक कि आपने देखा कि हम भले ही हमारी नई शुरुआत हो, एक छोटा हमारा कंसर्न हो G3, लेकिन वहां उन्हें नजर आया कि एक स्पार्क इन लोगों में है। जिन लोगों ने G3 बनाया है, चाहे नमन जी हो, उनकी पूरी टीम हो, आशीष हो, प्रकाश हो, जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, सौरभ हो, ये सभी लोग मिलकर के जो G3 बनाया और बिहार के लिए उन्होंने एक विजन दिया। सम्राट चौधरी ने देखा कि इस विजन के माध्यम से बिहार में रोजगार सृजन किया जा सकता है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को बुलाया जा सकता है, और इस मेहनत को उन्होंने मान समझ करके अपना काम शुरू किया। नहीं, ये तो काबिले तारीफ है कि एक छोटे स्टार्टअप को भी उन्होंने सपोर्ट किया, उस चीज को समझते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक अलग विंडोज भी स्टार्ट करके दिया। उन्होंने बताया कि G3 के लोग, इनफैक्ट वो सरप्राइज हुए, बिल्कुल एक छत के नीचे 15-16 टॉप इन्वेस्टर्स को देख, बिल्कुल, और 25-30 आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। लेकिन ये चर्चा आज हम क्यों करने बैठे हैं कि क्या मध्यावधि चुनाव हो सकता है, इसके पीछे 2 कारण है। बिहार की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम केंद्र में चलते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब बिहार नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में भागीदार हैं। हम जनता दल यूनाइटेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। हम बात टीडीपी की नहीं कर रहे हैं, हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एलजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, हम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं। हम बात हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के अलावे हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, जो 24-48 घंटे में ट्रेंड कर रहे हैं अपने बयानों के माध्यम से। उनको ऐसा लगने लगा है कि अब नीतीश कुमार की विरासत को वो संभालेंगे, जबकि ऑलरेडी नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। सत्ता के लिए उन्होंने सम्राट चौधरी को चुना और पार्टी के लिए उन्होंने निशांत को आगे बढ़ाया है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार की विरासत संभाल सकते हैं, तो सबसे पहले उनको वेट करना चाहिए था। राजनीति का एक सबसे बड़ा, आपने तो बहुत करीब से बहुत लोगों को देखा है और बहुत सारी चीजों को देखा है, राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को आपने बहुत मैंने हद तक देखा है, आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, आप उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जहां फैसले हुआ करते थे। इन सबके बावजूद आपको यह बात पता है कि राजनीति में सब्र एक बहुत बड़ा हथियार होता है आपके पास। आप जितना इन्वेस्ट करते हैं, अपना समय पॉलिटिक्स को देते हैं, उतना ज्यादा आप अपने आप को क्योर करते हैं, प्योर करते हैं, और वहां से आप राजनीति की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको जिम्मेवारियां दी जाती हैं और जिम्मेवारियां बड़ी बड़ी आपको मिलनी शुरू होती हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी भरोसा नहीं था, जल्दी ही गए और जल्दी ही जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से वापस भी हो गए। निश्चित रूप से जब कोई गठबंधन होता है, कोई पार्टी होती है, तो उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आपको चर्चाएं करनी होती है, और वहां आपके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। जी बिल्कुल। उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, ये आपकी राजनीतिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। बिल्कुल वही स्थिति प्रशांत किशोर की हुई,
प्रशांत किशोर को ऐसा लगा कि इन लोगों को तो 2015 में हम मोदी के विरुद्ध जितवा दिए, अब मेरा बहुत बड़ा कद हो गया। जी। और यही जल्दबाजी उन्होंने की कि उस जो एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को आपने राजनीति में झेल लिया तो आप निखर करके सामने आते हैं, और जो लोग प्रेशर नहीं झेलते हैं वो बाहर हो जाते हैं। अब बैसाखी पर तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, क्योंकि उनको अभय दान मिला है, पिता पुत्र दोनों को। दूसरी तरफ उनकी पार्टी की बात आप कर लीजिए। मैं चर्चा लगातार कर रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 3 विधायक त्रिशूल लेकर के खड़े हैं। यानी कहा जाए तो चलिए, उपेंद्र कुशवाहा तो 6 साल के लिए चुन करके चले गए, लेकिन उनके बेटा के लिए एक छोटा टेन्योर मिला है। उनकी पत्नी अकेले क्या करेंगी, यानी संभावनाएं वो भी तलाश कर रहे हैं कि आगे की राजनीति के लिए वो क्या करेंगे जी। तो निश्चित रूप से संभावना तो तलाश चिराग पासवान भी कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि बिहार में उनको एक मौका मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में उनके पार्टी के लोग देखते हैं। और देखे भी क्यों ना, हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के समर्थक, हर पार्टी के शुभचिंतक ये चाहते हैं कि उनका नेता सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। अब इन सभी बातों को लेकर के निशांत जी, जो मुझे लग रहा है कि केंद्र में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और मानसून सत्र में जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो 2 पिलर हैं ये साइड रहे। न तो आपने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से कोई बड़ा बयान आपने देखा होगा या डिफेंड करते देखा होगा, न ही नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से किसी को डिफेंड करते देखा होगा। नीतीश कुमार तो पूरे सदन में एकदम मुख्य दर्शक की तरह बैठे रहे, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, उस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया पूरे मतलब सदन में। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के अलग थलग नजर आने का सबसे बड़ा कारण भी हुआ, इन दोनों के सदन में नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण हुआ कि कई बिल थे जिन बिल को वो पास कराना चाहते थे, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाए। उस बिल को जेपीसी को देना पड़ा या ठंडे बस्ते में रखना पड़ा, अगले सत्र के इंतजार के लिए रखना पड़ा। तो ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस जगह खड़ी है जिस चौराहे पर उसे सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट उसे मिल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था 2/3 बहुमत जी, जिससे कि वो अपने बिल पास करा ले, लेकिन वो जुट नहीं पा रहा है। चाहे वो टूट करके लोग आ करके तृणमूल कांग्रेस से एक अलग गुट बना करके भाजपा को सपोर्ट करें, या कोई और टूट करके आकर के करे। ये सिर्फ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की बात नहीं है। महाराष्ट्र की एनसीपी जो है अजीत पवार वाली, वो भी रहते हुए एनडीए गठबंधन में जिस तरह से प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रही है, मैंने डे 1 में ही ये बात कहा था जी। उसके भी कई मायने निकाले जाते हैं कि आखिर भाई गठबंधन में रह करके प्रशांत से क्यों मिल रही है, और उस प्रशांत से जो प्रशांत अभी जीत करके गए हैं, उनकी टीम से मुलाकात हो रही है, सवाल तो उठता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक स्थिति जो केंद्र में बनी है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी वक्त से पहले चुनाव करा करके अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है, या फिर एक परीक्षण के दौर से गुजर करके भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर ये लोग छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो आंकड़े 272 वाले नहीं होंगे, जिससे कि केंद्र में भी मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अभी सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2029 के चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। कई राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सत्ता में है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश आपके बगल में है, इस राज्य में भी चुनाव है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस बिहार करता है। और जिस मजबूती के साथ ये बात हमने सवाल में भी पूछा था, आपको याद होगा कि पॉडकास्ट जब हम कर रहे थे, पहला पॉडकास्ट हमारा जो चिराग पासवान के साथ हुआ, उसमें नमन जी ने सवाल पूछा भी, मैंने भी सवाल पूछा, मेरे सवाल बड़े तीखे थे। नमन जी ने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए उन्होंने दिया। जो टफ निगोशिएटर वाली बात थी उसमें उन्होंने कहा भी कि आप इतनी बार टफ निगोशिएटर बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आगे निगोशिएशन टेबल पर जाने के बाद मुझे परेशानी होने लगे। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जिस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं, मैं पंजाब में भी देख रहा हूं, मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश को तो हम लोग एकदम माइनॉरिटी वॉच कर रहे हैं।
नहीं, he is really a tough negotiator, and literally he is always aware about his बिल्कुल। what to say, that strike rate. यस, स्ट्राइक रेट की हमेशा वो चिंता आप- रखते हैं। आप चिराग सिंपल सी पासवान। बात कीजिए, जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो जो बात हमने 2025 के चुनाव से पहले उनसे कही थी कि आप उन सीटों पर ज्यादा फोकस करें जो सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए अब तक नहीं जीत पाई है, क्योंकि आप में वो मादा है, आप अपीलिंग जिस तरह से है जनता के बीच में आपका, जी। वो उस परिणाम को बदल सकता है। जो अब तक सीट नहीं जीत पाई है एनडीए, आप जिता सकते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने वैसी सीटों को लेना ज्यादा बेहतर समझा जो सीटें कोई लेना नहीं चाहता था, और लेकर के जीत करके उन्होंने दिखाया भी। ये सारी परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन इन सब के बाद जब केंद्र से हम बिहार की तरफ मूव करते हैं तो पिछले 48 घंटे में जो घटनाएं हुई हैं, जी। पहली घटना कि कई मुद्दों पर, एक तो शराबबंदी जो नीतीश कुमार के बहुत करीब है, हार्ट के करीब है, उसको अपने राजनीति से वो जोड़ करके देखते हैं और उसमें कोई समझौता वो नहीं कर सकते हैं। शराबबंदी को लेकर के चाहे जितना भी लॉसेज हुए हों, जितनी भी उन पर आरोप लगे हों, कहा गया हो कि पैरेलल एक बिजनेस चल रहा है अवैध कारोबार का, इन सब के बावजूद उन्होंने टस से मस नहीं हुए और उन्होंने शराबबंदी को बिहार में लागू रखा। अब ये एक सवाल आ रहा है कि शराबबंदी को समाप्त करने की, ये नीतीश कुमार के लिए बहुत ही अलार्मिंग है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं आप, तो ये जल संधि जो बिहार उस बीच में आ जाता है, फरक्का जल संधि से बिहार को, मैं कल भी इस बात को बता रहा था कि फरक्का जल संधि से होता क्या है कि बिहार बाढ़ और सुखाड़ दोनों का मार झेल रहा है। जी। इसको लेकर के बिहार बहुत अवेयर है, इस पर भी जदयू की तरफ से बयान आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर की जीत को बहुत ही हैवीली ले रही है जनता दल यूनाइटेड। अब कितना इसको तेजस्वी यादव ले रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड इसको बहुत मजबूती से ले रही है, और इसको लेने का ही नतीजा है कि नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। जी। क्योंकि नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा, इसकी एक बड़ी लड़ाई चल रही है। वो नीतीश कुमार का विकल्प जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वालों में सबसे बड़ा नंबर अगर किसी का है नीतीश के विकल्प बनने का, तो वो नजर आता है चिराग पासवान में, क्योंकि वो नीतीश कुमार के समकक्ष भी आते हैं। जब जब उनको मिलता है मौका, वो स्ट्राइक भी करके दिखाते हैं। दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव ऑलरेडी विपक्ष में हैं, लेकिन उस तरह का काम वो नहीं दिखा पा रहे हैं जो उनको दिखाना चाहिए। तो उसके जगह पर कई लोग सामने से आ गए हैं। मैं आईपी गुप्ता की अब तक बात करता था, आज भी आईपी गुप्ता जो है वो काफी मुखर हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर सामने आ गए। प्रशांत किशोर जिस तरह से डाटा को लेकर के, जिस तरह से आंकड़ों को लेकर के, जिस तरह से भीतर की बात को लेकर के वो सामने आते हैं, उन्होंने भी एक अलग कहानी रच दी है। वो सत्ता के साथ साथ विपक्ष पर भी भारी पड़ रहे हैं। ये सभी परिस्थितियां और आंकड़े जो बता रहे हैं, मेरे पास जो आंकड़े हैं, मैंने आंकड़ों को हिसाब से समझाने का कोशिश किया था निशांत जी, जिसमें मैंने बताया था कि किसके पास कितनी सीटें हैं और क्या उसके मायने हैं। तो अब देखिए, 243 सीटों में से 202 सीटें जीत करके आई थी, जिसमें से एक सीट गंवा चुकी है एनडीए गठबंधन, जिसमें से वो सीट गंवाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 89 जीत करके आई थी और 88 पर टिकी हुई है। इस आंकड़े को हमने 2 दिन पहले बताया था कि 88, 19, 5, 4 ये 116 होते हैं। मैं कल भी इसको समझा रहा था। तो 116 का मतलब 122 आप नहीं है, या 6 सीटें आपको घट रही हैं। और आप अगर उलट पलट करते हैं, किसी तरह से सरकार बना भी लेते हैं, 6 का जुगाड़ कर भी लेते हैं, जैसा कि आपको नजर आया था 2025 के चुनाव के समय में कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो इधर आ सकते हैं। जिस समय आप देखे होंगे कि राज्यसभा का चुनाव चल रहा था तो 4 लोग नहीं गए थे, जिसको लेकर कहा था। लेकिन यहां 6 लोगों की जरूरत है। हम ये भी मान लेते हैं कि आप जदयू में भी कुछ लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि वो 1 तिहाई होना जरूरी है। आप बात करते हैं राजद की, तो उसमें भी 1 तिहाई की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस एक नजर आती है, लेकिन कांग्रेस में भी 3 जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो उधर जाना चाहेंगे।
तो ऐसी स्थिति में मात्र 3 लोग ही होंगे, तब भी आंकड़ा आपका पूरा नहीं होता। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि अगर नीतीश कुमार मन बना लेते हैं तो बिना शर्त उनको समर्थन करने के लिए राजद भी तैयार है, एआईएमआईएम भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। कांग्रेस तो समझिए कि रेड कारपेट बिछा करके तैयार है। रहा सवाल बाकी के लोगों का, तो लेफ्ट हर हाल में तैयार रहेगी, बिल्कुल। और आईआईपी जो आईपी गुप्ता की पार्टी है वो भी तैयार रहेंगे। अगर प्रशांत किशोर साथ नहीं भी देते हैं तब भी 127 का आंकड़ा होता है, बिल्कुल, जो कि 122 से 7 ज्यादा है, 6 ज्यादा है जी। तो इस परिस्थिति में बिहार में भी वो संभावनाएं अभी जीवित हैं, जहां नीतीश कुमार की यात्रा ने लोगों के मन में यह भ्रम पैदा कर दिया है। लेकिन इन सबके बावजूद वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें बिहार में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस में नहीं है कि वो एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। नीतीश को समझा करके ला करके सब कुछ करने के बाद जब इंडिया गठबंधन बना और नीतीश कुमार को उसका संयोजक तक नहीं बनाने वाली गैर भाजपाई दल अगर नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहेगी तो नीतीश उसके लिए तैयार नहीं है। नीतीश को पूरा बंदूक और कंधा दूसरे का मिल जाए तो नीतीश कुमार उस पर फायरिंग कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है। मैंने इसीलिए चर्चा किया 2010 का, 2015 का और 2020 का, क्योंकि 3 बार और तीनों बार नीतीश कुमार ने फुल टाइम एक गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे, गठबंधन बदलते रहे। 2025 से 30 फिर से नीतीश, बीच में नीतीश को गायब कर दिया गया। तो मुझे जो लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार या बिहार का भाग्य 5 साल तक कंटिन्यू करेगा, ये संशय में जरूर है। बात संशय की है दोस्तों, बात समझने की भी है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो हो रहा है वो शायद देख नहीं रहा। आपकी क्या राय है इस आज के मंतव्य पे हमारे? हम यही सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो शायद हमें खुली आंखों से ना दिख रहा हो। आपकी क्या राय है इस स्पेशल स्टोरी के कन्वर्सेशन पे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816